भगत सिंह का लेटर पढ़िए जो अपने पिताजी को लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि आपको अपना पिता कहते हुए आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कि मैं जीना चाहता हूँ। मैंने तो तय किया हुआ है कि मुझे अपना जीवन निछावर करना है देश पर, और ऐसी माएँ पैदा करना है जो और भगत सिंह पैदा करें। लड़ाई तो अभी जारी रहनी है, तो आपने बिना मुझसे पूछे कैसे अपील कर दी? तो आज जो अगर स्टूडेंट्स आवाज़ उठाते हैं तो वो तो भगत सिंह के ने जो बात कही है उसी पर चल रहे हैं ना। उस समाज की कल्पना करना चाहते हैं जिस समाज को भगत सिंह ने सोचा था। किस तरीके से उनके जीवन में क्या कभी प्रेम आया या नहीं आया, प्रेम को लेके इंटेंशन क्या था उनका? मुझे नहीं लगता कि प्रेम के लिए वक्त था उनके पास। बहुत इंगेज थे, बहुत ही टाइम वक्त ही नहीं था उस आदमी पर। 23 साल में तो वो चला गया, तो कहाँ प्रेम करेगा? भगत सिंह का एक्चुअली पहली बात तो ये है कि भगत सिंह का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना था नहीं। हाँ, 3 ऐसे नाम जो भी वर्किंग हो, 3 नेता वो लोग, जैसे आज राहुल गांधी एक इमर्ज हो क्या है। अच्छा, सबसे ज्यादा भगत सिंह के चेहरे का गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी खुल के कर रही है। तो ऐसा है कि ये सब लोग जो करते हैं भगत सिंह की शहादत को सेलिब्रेट करते हैं, भगत सिंह की सेक्रीफाइस को सेलिब्रेट करते हैं, भगत सिंह की राष्ट्रवादिता को सेलिब्रेट करते हैं। बस सबसे उनके विचारों से सबसे ज्यादा दूर आप किसे देखते हैं? बीजेपी तो सबसे दूर है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। जो दो दिल एक कर देता है सच्चा प्यार होता है, सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, क्योंकि आज दिन है भगत सिंह का। लेकिन भगत सिंह पर जिससे बात कर रहे हैं वो बहुत खास है, एस इरफान हबीब से। इरफान हबीब क्या हैं आपको जानना है तो आप गूगल करो, लेकिन उनकी थॉट्स क्या है, उनकी रिसर्च क्या है, भगत सिंह पर वो क्या सोचते हैं, और साथ साथ देश के सांसारिक मुद्दों पर उनका क्या विचार है। अगर आपको ये जानना है तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। सर, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा था? उनके जो ड्रीम्स थे भारत को लेकर वो किस तरह के थे? चलिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये सवाल तुमने पूछा है, ये सवाल अक्सर नहीं पूछा जाता, क्योंकि लोग भगत सिंह की सपनों की बात कम करते हैं, भगत सिंह के राष्ट्रवाद और भगत सिंह की शहादत की बात करते हैं। और ये सवाल एक्चुअली असली सवाल है जो भगत सिंह के बारे में पूछा जाना चाहिए कि भगत सिंह किस तरह के भारत की कल्पना करते थे, किस तरह का आज़ाद भारत चाहते थे, किन वैल्यूज़ पर बेस था उनका पूरा भारत का सपना। तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत साफ तौर से उनके लेखों में उनकी जो भी कुछ विरासत पीछे छोड़ी है उसमें साफ निकल के आता है कि वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें 98% भारतवासियों की भागीदारी हो। कोई ऐसी सरकार बने, आज़ाद भारत की सरकार, जिसमें 2% अमीर, पैसे वाले, पावर वाले, उनके पास भारत का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। 98% लोगों की भागीदारी भारत में होनी चाहिए। तो इस तरह का भारत होना चाहिए। उसके साथ वो भारत हो जिसमें छूत अछूत का कोई सवाल ना हो, अमीर गरीब के फासले कम हो, धर्मनिरपेक्ष भारत हो जिसमें धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता न तय हो। तो इस तरह के भारत के फिर अंतर्राष्ट्रीय सोच थी कि सिर्फ भारत के गरीबों की बात नहीं करते थे भगत सिंह, दुनिया भर के गरीबों की बात करते थे। तो जहाँ उपनिवेशवाद है, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे हिंदुस्तान के बाहर है, सारे उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष करना चाहिए। तो ये जो इंटरनेशनलिज्म है उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी सियासत का, उनकी सोच का, वो भी बहुत अलग है। कांग्रेस पार्टी तक ने उस वक्त तक नहीं सोचा है जब भगत सिंह अपने लेख लिख रहे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं। सर, ये जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से लेके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें भगत सिंह की क्या भूमिका थी? देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो 1924-25 में उत्तर प्रदेश में बना, जिसके अंदर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे साथी हैं उनके, राजेंद्र लड़ी, रोशन लंबे सिंह। लाहिड़ी वगैरह लोग उसमें शामिल थे। अब उनकी सोच एक रिपब्लिकन भारत की सोच थी, जिसमें समाजवाद नहीं था, जिसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ थी जो गायब थी। आज़ाद भारत की कल्पना ज़रूर करते थे, तो एक रिपब्लिक की बात करते थे, और नेशनलाइजेशन की भी बात करते थे वो, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। ये इस तक तो सोच थी। लेकिन उसके बाद किस तरह का भारत होना चाहिए, समाजवाद की उसमें कहाँ क्या जगह है, ये सब नहीं था। भगत सिंह जब शामिल होते हैं 1925-26 में, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और वहाँ सब लोगों से मिले, और वहीं फिर HRA में शामिल हुए। कुछ साल तक ये सब चला। उसके बाद 1928 में उनको ये लगा कि बिना समाजवाद को इसमें जोड़े, उद्देश्यों में समाजवाद को जोड़े बगैर हमारा नए भारत की कल्पना अधूरी है। तो क्या वो ये सोचते थे कि हमारी जो लड़ाई है वो साथ साथ उन वैल्यूज को भी साथ में लेते हुए चला जाए, या पहले आज़ादी हासिल कर ले उसके बाद उन वैल्यूज को डाइल्यूट करें? यही फ़र्क है। भगत सिंह का ये सिर्फ आज़ादी हासिल करना मकसद नहीं था। भगत सिंह का मकसद ये था कि, क्योंकि उन्होंने लिखा भी है कि ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जिसमें सिर्फ काले गोरे अंग्रेज़ों की जगह काले अंग्रेज़ आ जाएं, या ऐसे लोगों का शासन आए जो सम्मिलित हो, जिसमें कुछ काले हों कुछ गोरे हों। हाँ, ऐसे शासन से क्या फ़ायदा? जब तक जनता के हाथ में शासन नहीं आता है, देशवासी खुद शासन को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म नहीं होता है, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ आज़ादी मकसद नहीं था, मकसद था मुल्क कैसा हो, किस प्रकार के शासन की परिकल्पना की जाए, किस तरह का भारत हो, इसका एक सोच उनके। सर, आपने तो भगत सिंह पे बहुत रिसर्च किया है, इन डेप्थ आप गए हुए हैं, हर पहलू को आपने देखा है। आपके हिसाब से भगत सिंह को किन चीज़ों का शौक था? देखिए, भगत सिंह एक आम नौजवान की तरह थे। उनकी ज़िंदगी आप अगर देखो तो उसमें भगत सिंह को बहुत अच्छा मज़ेदार खाना भी पसंद था। अच्छा। मिठाई पसंद थी, संतरे पसंद थे, हाँ, और स्वीट ज़्यादा पसंद था, नमकीन था? हाँ, क्या? नमकीन, मीठा ज़्यादा पसंद था। अच्छा, फिर फिल्मों का बड़ा शौक था। अच्छा, उस ज़माने में वो फिल्में देखा करते थे? या बिल्कुल फिल्में देखा करते थे, और अंग्रेजी फिल्में देखते थे? अंग्रेजी फिल्में देखते थे, और पैसे होते नहीं थे तो पैसे छिपाकर अपना जो ग्रुप था, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों से छिपाकर, क्योंकि उनका कंट्रोल था, और खाने पीने के लिए पैसे। रिलेशन कैसा था आज़ाद के बीच बहुत और अच्छा था, भगत सिंह के बहुत बीच? अच्छा रिलेशन। सब हम उम्र थे, थोड़ा फ़र्क था, 6 महीना साल का डिफरेंस था। तो उसमें मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें आपसी कोई मतभेद हो। डिफरेंसेस थे, लेकिन वो ब्रॉडली बहुत सारी चीज़ों में उनकी सहमति थी सबकी, इसीलिए सब लोग साथ थे। अब भगत सिंह आइडल किसे मानते थे? क्योंकि भगत सिंह के आइडल का जहाँ तक सवाल है, एक तो करतार सिंह सराभा के बारे में उन्होंने लिखा है, और उसके बारे में बहुत बोला भी है, और अपने लेखों में भी जिक्र किया है। तो एक वो आइडल, एक किस्सा है कि जब लास्ट टाइम में उनकी फांसी होनी थी तो वो लेनिन को पढ़ रहे थे। हाँ। मार्क्सिस्ट ये कहते भी हैं कि भगत सिंह लेनिन को एक आइडल के रूप में देखते थे। हाँ। क्योंकि दुनिया के लेनिन ने जिस तरीके से अपना एक प्रभाव छोड़ रहे थे। ये दो चीज़ है। एक तो अब तुमने पहले सवाल जो पूछा था वो तो था राष्ट्रवाद से जुड़ा, कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, सेक्रीफाइस, उसमें किसको मानते थे? उसमें करतार सिंह सराभा का नाम आता है। आइडियोलॉग किसको मानते थे? विचार के स्तर पर किसको मानते थे? उनमें ये सब लोग हैं। कौन से लोग? उसमें लेनिन भी हैं, उसमें मार्क्स भी हैं, उसमें और बहुत सारे
आपके पॉलिटिकली लोग नहीं, बल्कि उसमें टेनिसन भी हैं। आपकी डायरी पढ़िए ना, प्रिजन डायरी, कहाँ नोट्स लेते हैं भगत सिंह, कोई राइट किसको विंग लिखते का हैं। था जिससे वो थोड़े मोड़े कोई नहीं, इन्फ्लुएंस थे? कोई नहीं। ये जो बार बार एक जिक्र होता है कि साहब सावरकर से बड़े इम्प्रेस थे, सावरकर का जिक्र सिर्फ एक बार एक आर्टिकल में भगत सिंह ने किया है, वो भी 1857 की पर जो किताब लिखी सावरकर ने, उसका जिक्र किया कि उस किताब को पढ़ना चाहिए, वो हमें 1857 की क्रांति के बारे में बताती है। बस वो जिक्र है, सावरकर की विचारधारा का कोई जिक्र नहीं, सावरकर के और किसी कृत्य का जिक्र नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। तो आइडली वो बहुत इन्फ्लुएंस। आप कितना परसेंट भगत सिंह को कम्युनिस्ट कितना मानते नहीं, हैं? कम्युनिस्ट देखिए ऐसा है, भगत सिंह एक तो आज के जो ज़माने के कम्युनिस्ट हैं, जो एक पार्टी बेस्ड कम्युनिज्म की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिज्म की बात करते हैं, उससे तो भगत सिंह का लेना देना ऑर्गेनाइज था नहीं। कम्युनिज्म का तो पार्ट कभी रहे ऑर्गेनाइज का नहीं। तो वो थे भी नहीं। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, और भगत सिंह के पास ना समय था फॉर्मली किसी पार्टी को ज्वाइन करने का, ना उम्र थी, तो पॉसिबल भी नहीं था। आइडियोलॉजिकल बिहाफ पे देखें तो कितना परसेंट कम्युनिस्ट तो उनको मानेंगे, वो परसेंट में अच्छा, अगर कैलकुलेट करें? भाई उन्होंने खुद जो आखिरी ज़िंदगी है उसमें तो खुद लिखा भी है कि हम एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो एक विजन था उनका जिसमें बोल्शेविज़म का इम्पैक्ट था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था, उसके आइडियाज़ का इम्पैक्ट था, लेनिन के विचारों का इम्पैक्ट था, और बहुत सारे और जो विचारक थे उनका असर। तो शुरू में बेकोनिन का भी असर है। अच्छा, बेकोनिन पर 3 एनार्किज्म पर 3 बड़े बड़े आर्टिकल्स भगत सिंह ने लिखे। अच्छा, वो बहुत छोटी उम्र में यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर कुछ लिखा था, वो पहला क्या आर्टिकल था है वो? 1924 में लिखा, जिसमें भगत सिंह की आयु थी करीब 17 साल। अच्छा, और वो एक मैगजीन निकला करता था कलकत्ता से, हिंदी में मतवाला नाम से, उसमें उन्होंने 2 पार्ट में ये क्या आर्टिकल लिखा। ये विश्व बंधुत्व की वो जो बात उन्होंने जो लिखी, विश्व क्या थी बंधुता ये? की वो बात करते हैं, उसको शुरू करते हैं वो वासुदेव कुटुंबकम से। पहला जो शब्द, 2 शब्द है, वासुदेव कुटुंबकम है, जिसमें कहते हैं साहब हमारा तो ये संस्कृति का, हमारे इतिहास का हिस्सा है वासुदेव कुटुंबकम। और लेकिन ये इसका मतलब क्या है? आप विश्व बंधुता की बात कैसे कर सकते हैं जिस समाज में इतना डिवीज़न हो, जिस समाज में इतनी असमानता हो, जो समाज इतना बुरी तरह से बटा हुआ हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, उस समाज में विश्व बंधुता की बात आप कैसे कर सकते हो? तो विश्व बंधुता पॉसिबल ही नहीं है उस समाज में जहाँ हम हर वक्त अदरिंग करते हो, हर वक्त एक दुश्मन ढूंढते हो, धर्म के नाम पर दुश्मन, जाति के नाम पर दुश्मन। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो हम ब्रदरहुड की बात कैसे करेंगे? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब चीज़ पॉसिबल तब है जब आप इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाएं। तो ये एक बहुत मुश्किल प्रश्न था जो उन्होंने उठाया, और उस छोटी सी उम्र में बहुत आसान नहीं है 5-6 पेज उस पर लिखना। और तो वो लिखा, और पहला आर्टिकल उनका ही है। अच्छा, हाँ, 1924 पहला आर्टिकल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारे लिखे, लेकिन सर आपसे एक चीज़ ये कि आप जब भगत सिंह के ज़िंदगी पे रिसर्च कर रहे थे तो उनके प्रेम प्रसंगों को लेकर नए यूथ में एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि वो किस तरीके से, उनके जीवन में क्या कभी प्रेम आया या नहीं आया, प्रेम को लेके इंटेंशन क्या था उनका? मुझे नहीं लगता कि प्रेम के लिए वक्त था उनके पास। बहुत इंगेज थे, बहुत ही टाइम, वक्त ही नहीं था उस आदमी पर। 23 साल में तो वो चला गया, तो कहाँ प्रेम करेगा? कभी कोई भाव आया हो, उमड़ा हो? क्योंकि कई सारे पीयूष मिश्रा हैं, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। किसने? पीयूष मिश्रा। अरे ये सब एक समय पे तो वो बड़े वो सब छोड़िए। मेरे साथ भी प्रोग्राम किया उन्होंने एनडीटीवी पर रवीश के साथ। अच्छा, तो वो सब ठीक है। कई सारी फिल्मों में द लीजेंड ऑफ भगत सिंह पे एक मूवी बनी, उसमें भी ये दिखाया। भगत सिंह में देखिए, ऐसा है, फिल्में जब बनती हैं तो फिल्मों का मकसद होता है कमर्शियल। और लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक अकेली फिल्म है जो भगत सिंह के ज़िंदगी से के नज़दीक है काफ़ी हद तक। बाकी फिल्में तो बिल्कुल ही
कहीं आसपास से नहीं आती हैं, वो सब अच्छा। अपना स्टोरीज बनाई हुई हैं। लेकिन ये लेजेंड भगत सिंह थोड़ा सा फिर भी, लेकिन उसमें जो ये एंगल है वो एक कमर्शियल मकसद के लिए है, उसको आपको बेचना है, उससे पैसे कमाने हैं, तो वो आप ज़रूर लगाएंगे। लेकिन भगत सिंह की ज़िंदगी में आप अगर देखें तो उसमें कहीं कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। एक अटेम्प्ट है जो सरदार किशन सिंह उनके पिताजी ने किया कि भाई शादी कर दें, क्योंकि दोनों माँ बाप परेशान रहते थे भगत सिंह के जीवन से कि ये आदमी भटकता रहता है इधर उधर। 18-19 साल उम्र थी और तो शादी कर दी जाए। तो जब शादी का प्लान किया तो 1925 में वो घर छोड़ के भाग गए और इसी से बचे गए और कानपुर पहुँचे। अच्छा। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार में प्रताप में लिखना शुरू किया, काम भी की, नौकरी शुरू की। और उसके बाद अलीगढ़ के पास एक गांव है, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ पढ़ाया भी कुछ दिन, 4-5 महीने। तो ये वो पीरियड है जब वो घर से बाहर थे। उसी पीरियड में मौलाना हसरत मोहानी का नाम अगर आपने सुना हो, मौलाना हसरत मोहानी एक लेबर लीडर हुआ करते थे, कानपुर बेस थे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने ही, हाँ वो उन्होंने दिया। उसके बारे में मैंने इंडिया एक्सप्रेस में लिखा भी था कुछ दिन पहले, और उसका इस्तेमाल भगत सिंह ने किया और उसके बाद आज तक होता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा। वो भगत सिंह के पिताजी के दोस्त थे। अच्छा। और जब उनको पता चला कि ये कानपुर में है भगत सिंह, तो हसरत मोहानी को कांटेक्ट किया और उनको ये कन्विंस किया कि भाई शादी हम नहीं तुम्हारी करने वाले, तुम घर वापस आ जाओ। तो ये एक लेजेंड है और उसमें फैक्ट भी है, बहुत लोगों ने लिखा भी है उसके बारे में। और फिर भगत सिंह वापस चले जाते। तो वो एक जो ये एपिसोड आप जो कह रहे हो उनकी ज़िंदगी में, ये एक यही आता है। अच्छा, नहीं कभी ऐसा जो उनके दोस्त कभी प्रेम में पड़े हों और भगत सिंह उस बारे में कोई विचार रखे हों, ओवरऑल ये जो प्रेम का जो पार्ट है, जो चैप्टर है, क्योंकि वो एक यूथ आइकन माने जाते हैं, तो उस पर भगत सिंह का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, क्या सोच रही है, क्या थिंकिंग रही है? भगत सिंह ने डायरेक्टली खुद लिखा नहीं है उसके बारे में, कुछ नहीं लिखा, कुछ कोई अपनी राइटिंग में कोई जिक्र नहीं है। अब लोग कुछ कहते हैं, अपने तर्कों भावनाओं से कुछ लिखते चले जाएं। वो उसको मैं नहीं मानता हूँ, जब तक कि वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड ना हो, फैक्ट बेस्ड ना हो, तब तक आप कहानी बनाने से तो फ़ायदा नहीं है। सर, आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो ये कि वो आज अगर होते तो उन्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि बुरी क्या लगती ये मैं तो सोच सकता हूँ, कुछ कल्पनाएं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी क्या लगती आज के समय की चीज़? आज के समय की चीज़ मुझे लगता है कि जिस चीज़ का उनको शौक़ था, फिल्मों का। अच्छा। हो सकता है फिल्में और आज की जो क्रिएटिविटी है उसमें उनको मज़ा आता, पसंद आती। हाँ, बाकी तो कोई ऐसी पसंद आने वाली कोई चीज़ तो देश में बची नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तकलीफ, पीड़ा क्या होती, क्या चीज़ देख के उन्हें बहुत पीड़ादायक जो होता उनके? सबसे ज़्यादा पीड़ा तो जो सबसे उनके दिल के नज़दीक थी चीज़, वो ये थी कि अमीर गरीब का फासला कम हो, आपसी भाईचारा हो, छूत अछूत का सवाल देश में ना हो। ये सवाल थे जिन पर वो लिखते रहे। जो नौजवान हैं वो थिंकिंग इंडिविजुअल्स होने चाहिए, ऐसे नौजवान जो सोचें, क्योंकि उन्होंने छात्र और राजनीति उस पर भी एक आर्टिकल लिखा है। मैंने 1-2 जगह बोला था कि भाई आज जो लोग कहते हैं साहब छात्रों को राजनीति से क्या मतलब, तो भाई भगत सिंह तो खुद छात्र थे, अपनी एजुकेशन छोड़ी, उनके साथी सारे सब स्टूडेंट्स हैं, सबने छोड़ा, लड़ाई लड़ी। ये कहना कि सब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगत सिंह ने ये कहा कि अपनी राइटिंग्स में कि हमारी ये लड़ाई, ये संघर्ष जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा समाज बराबरी का समाज नहीं होगा, समान अधिकार सबको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आज़ादी से हमारी संघर्ष ख़त्म नहीं हो जाता। तो अंग्रेज़ चले भी गए, लेकिन अगर वो समाज नहीं बन पाया है जिस समाज की कल्पना वो करते थे, तो वो संघर्ष चलता रहना चाहिए, चलता रहेगा।
तो आज जो अगर स्टूडेंट्स आवाज़ उठाते हैं तो वो तो भगत सिंह के ने जो बात कही है उसी पर चल रहे हैं ना। उस समाज की कल्पना करना चाहते हैं जिस समाज को भगत सिंह ने सोचा था। अच्छा, उनका उद्देश्य, एक जगह मैंने पढ़ा कि भगत सिंह ने कहा कि मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई की जाए? अगर ऐसी पढ़ाई है तो मैं ऐसी शिक्षा को हाँ अच्छी बिल्कुल नहीं, निकम्मी समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन प्रोसेस है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, वो भगत सिंह के विचारों से कितना दूर होता जा रहा है? इसीलिए वो तो भगत सिंह की विचार की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आप तो हम तो बहुत दूर है उससे, बहुत ज़्यादा दूर। बहुत दूर है उससे। वो तो मतलब अफसोस होता है कहते हुए कि हम बहुत दूर हैं और हम रोज़ रोज़ उस फासले को बढ़ाते हैं, उसको कम करने के बजाय उसको हम बढ़ाते हैं। तो इसलिए वो तो अब आप बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आज जो एजुकेशन है वो तो एक वो प्राइवेट गुड है, पब्लिक गुड नहीं है। बिल्कुल कॉमर्शलाइज हो चुका तो है। कॉमर्शलाइज है। आप वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है जिसकी जेब में पैसे हों। उस परिवार के लोग अच्छे एजुकेशन दिलवा सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेज हो। तो वो तो एक आपने शिक्षा को सीमित कर दिया, क्योंकि उसको इतना कॉमर्शलाइज कर दिया कि हर आदमी तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। क्या ऐसी परिस्थितियों में, जिस तरीके का एक दौर बनता जा रहा है, क्या इस दौर में कोई संभावना है कि भगत सिंह, कोई नया भगत सिंह पैदा होगा? मुझे नहीं लगता कि हमें नए भगत सिंह की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत नहीं, न भगत सिंह पैदा होते हैं ऐसे। भगत सिंह उस वक्त भी जब ज़रूरत थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में, तब भी एक ही भगत सिंह पैदा हुआ। और आज तो लड़ाई एक दूसरे लेवल की है। तो हमें भगत सिंह नहीं चाहिए, और भगत सिंह लोग दूसरों के परिवार में पैदा करना चाहते हैं, अपने यहाँ नहीं। ये तो तो ये तो एक आम तौर से बात कही जाती है कि सेक्रीफाइस करने के लिए कोई हर परिवार तैयार नहीं होता। और वो हम उस स्टेज में अब है भी नहीं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगत सिंह बने बगैर ही आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में सिंसियरिटी है तो। कैसे, वो क्या तरीका है? अब जैसे भाई आप ईमानदारी से अगर काम करें, आप में ये जज्बा हो कि आप देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत थोड़ी है। ये तो कॉमन नॉलेज है। लेकिन वो कॉमन नॉलेज इतनी अनकॉमन है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आप जिस तरह की जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को जीने से आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश का भी और अपना भी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई हाँ तरीके से। बिल्कुल। तो वो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको भगत सिंह की ज़रूरत है। भगत सिंह के विचारों की ज़रूरत है, जिसमें हमें एक भगत सिंह नहीं चाहिए, एक भगत सिंह काफ़ी है। वो तो छोड़ गया ना, पढ़िए विचार छोड़े हैं। हाँ, जिसके जो implement तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि भगत सिंह हमारे लिए तो जिंदा है, अपने विचारों में जिंदा है। दुनिया से जाने से भगत सिंह मुर्दा थोड़ी हो जाता है। सर, एक सवाल जो मैं समझता हूँ कि यूथ के अंदर बहुत तेजी से जाना चाहिए, वो ये कि गांधी और भगत सिंह एक कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लोगों ने कई सारे टेक्स्ट में देखता हूँ कि गांधी बिकम द सेम पीपल हु डू नॉट हैव डिग्निटी टू बिकमिंग अ भगत सिंह। तो ऐसे थॉट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब बेकार है, वो सब डिस्ट्रैक्ट करने वाले थॉट्स हैं, क्योंकि गांधी का अपना एक मुकाम है। अच्छा, गांधी क्या सोचते थे भगत सिंह को लेकर? गांधी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक तो उनका जो मतभेद है वो हिंसा और अहिंसा को लेके, ये तो पहले ही था। हिंसा एक समय के बाद भगत सिंह ने भी जो डेप्थ हिंसा की एक समय में कभी कल्पना की थी, उन्होंने छोड़ दी थी। बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन क्या वो गांधी वाले अहिंसा वो डिफरेंस सिर्फ हिंसा और अहिंसा का नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिंसा और अहिंसा का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है किस तरह का भारत भगत सिंह चाहते थे, उसमें और गांधी के भारत में फ़र्क है। एक तो समाजवाद की जो वो बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात जिस लेवल पर भगत सिंह करते हैं, वो गांधी ने उस लेवल पर नहीं किया। मतलब उनमें भी छूत की का जहाँ तक सवाल है, महात्मा गांधी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी उसकी, छूत के प्रश्न पर भी और धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न, दोनों पे लड़ाई लड़ी, अपनी जान भी दे दी उसी इन्हीं मुद्दों को लेकर। लेकिन उसके बाद भी भगत सिंह का जो विजन है, जो सोच है, वो ज़्यादा रेडिकल है। क्योंकि भगत सिंह का ये कहना था कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता जो रिफॉर्मिस्ट हैं।
मैं सिर्फ उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो 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 क्रांति चाहते हैं, जो अमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चर को ढा के नया स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ये भगत सिंह के ये थॉट भगत सिंह के, हाँ, भगत सिंह के विचार हैं। और गांधी में क्या था? गांधी में एक रिफॉर्म की भावना है, वो गांधी में नहीं, आमतौर से सभी में है। और ये चीज़ भगत सिंह ने लिखी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बोस और नेहरू में क्या अंतर है? नेहरू भगत सिंह के हिसाब से युगांतकारी है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक रोमांटिक है। तो ये एक विचार है जो उनको अलग करता है गांधी जैसे लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांधी का सम्मान या गांधी की पोजीशन हमारे समाज में कम है भगत सिंह मुकाबले, बिल्कुल नहीं है। भगत सिंह खुद बहुत सम्मान करते थे। शुरुआती अपनी राजनीति की भगत सिंह ने गांधी के मूवमेंट से की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सभी ने इन्होंने मिलके। बाद में मायूसी हुई जब चौरी चौरा के बाद, वो एक अलग चीज़ है। और तो इसलिए वो एक मतभेद की बात करना इस आज के भारत में तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता। और एक सवाल अक्सर करते हैं लोग, पता नहीं तुम भी शायद करने वाले थे कि ये कि नहीं, कि गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाई जान। ये बात सर, मैं दरअसल ये एक बड़े लेवल पे ये वो है कि अच्छा, इसके पीछे का जो सोच है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सोचना है कि गांधी भगत सिंह की लोकप्रियता से बहुत प्रभावित हो गए थे। उन्हें लगता था कि कहीं मेरी लोकप्रियता जो है वो कम ना हो जाए। गांधी को इल्म था कि वो देश में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। तो क्या है, पॉपुलर थे, उसमें कोई शक नहीं, पॉपुलर थे। बात यह है कि पहली बात तो गांधी ने अरविंद से जब बातचीत शुरू की, कॉन्फ्रेंस की नेगोशिएशन शुरू हुआ, तो कई लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में थे हिंदुस्तान की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म हुआ था, उन सबको छुड़ाना था, सबको बाहर निकालना था। उन्हीं के लिए बातचीत के लिए लॉर्ड अरविंद से बात भी हो रही थी। साथ में इनका प्रश्न था। ब्रिटिश सरकार ने ये अनाउंस कर दिया था पहले कि इनकी आज़ादी के प्रश्न को नेगोशिएशन के हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अगर आप बनाओगे तो बातचीत नहीं होगी। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, आपको मिलेंगे। गांधी के सामने बड़ी समस्या थी कि लाखों लोगों को बाहर अगर निकालना है तो फिर बातचीत तो करनी पड़ेगी। लेकिन इस शर्त को मानने के बाद भी गांधी ने कई बार ब्रिटिश सरकार से अपील की कि इनको छोड़ दिया जाए, माफ़ी दे दी जाए। ये लेटर्स मौजूद हैं। वो बात अलग है कि नहीं मानी गई। अच्छा, अब उसका दूसरा पक्ष देखिए, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। भगत सिंह का अपना पक्ष क्या है अपनी जान के बारे में? वो तो चाहते थे कि फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह के पिता ने, माँ बाप ने प्रिवी काउंसिल में अपील की। प्रिवी काउंसिल में अपील की क्योंकि वो सारी उनकी कोशिशें फेल हो गई थी। और जब अपील किया, वो लेटर लिखा, तो भगत सिंह से डिस्कस नहीं किया। अब उसका भगत सिंह का लेटर पढ़िए जो अपने पिताजी को लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि आपको अपना पिता कहते हुए आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ या मैं जीना चाहता हूँ। मैंने तो तय किया हुआ है कि मुझे अपना जीवन निछावर करना है देश पर, और ऐसी माएँ पैदा करना है जो और भगत सिंह पैदा करें। लड़ाई तो अभी जारी रहनी है, तो आपने बिना मुझसे पूछे कैसे अपील कर दी? तो ये इतने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए अपने पिताजी के लिए। तो जो आदमी ये तय करके बैठा हुआ है कि मुझे तो जीना नहीं है। लेकिन गांधी फिर भी एक गार्जियन के रूप में थे, बड़े गार्जियन के रूप में थे। तो उन्होंने कोशिश भी की, कोशिश की। डॉक्यूमेंटेड है उनके प्रयास। हाँ, डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें कोई वो नहीं है। ओके। मैंने अपनी पहली किताब में, अच्छा, गांधी ने क्या कभी कुछ लिखा है टेक्स्ट में कुछ भगत सिंह के बारे में, जो उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, भगत सिंह से संबंधित? बहुत सारे हैं जो उनकी जो आइडियोलॉजी के बारे में लिखा है, जैसे फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब,
गांधी ने लिखा था कल्ट ऑफ द बॉम्ब। ओके, ये कल्ट। हाँ, कल्ट ऑफ द बॉम्ब। तो उसके जवाब में भगवती चरण वोरा और इनके साथियों ने मिलकर लिखा था फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। तो ये एक डिबेट है। फिर बहुत सारे लेटर्स हैं। सुखदेव ने लेटर लिखा भगत सिंह गांधी को, गांधी ने जवाब दिया, गांधी ने दोनों छापे। ये महात्मा गांधी की ईमानदारी थी कि वो अपने खिलाफ जो लिखे जा रहे हैं लेटर, जो डिसएग्री करते हैं, उनके लेटर भी छापते थे और उसके जवाब भी छापते थे। तो ये तो एक गांधी की ऑनेस्टी है जिसकी सम्मान करना चाहिए, करते ही हैं सब लोग। ये शायद गांधी को गांधी बनाता है। हाँ बिल्कुल, गांधी यही गांधी को अलग बनाता है और लोगों से। नेहरू का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था भगत सिंह? नेहरू वाज मोर सिंपैथेटिक। नेहरू जो है वो वैचारिक रूप से भगत सिंह के ज़्यादा नज़दीक थे। ओके। और क्योंकि उन्होंने जब भगत सिंह और उनके साथी बुगड़ताल पर थे तो भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने भी गए, जेल में मिलने गए, आगे उनके बारे में लिखा, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लंबा सा लिखा। और कांग्रेस बुलेटिन निकला करता था एक, उसके वो एडिटर हुआ करते थे, उसमें उन्होंने बहुत ही सिंपैथेटिक अकाउंट क्रांतिकारियों का दिया। जो गांधी जी को पसंद नहीं आया और गांधी जी ने बुलाया और बाकायदा डांटा कि ये हमारे प्लेटफॉर्म पर, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप हिंसा के विचार रखने वाले लोगों के बारे में तुम कैसे लिख सकते हो? अच्छा जी, जिसको नेहरू ने उस वक्त गांधी के सामने कहा ठीक है मैं आगे से नहीं करूँगा, लेकिन वो वही करते रहे जो उन्हें करना था। एक मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है कि आज़ाद भारत की कमान नेहरू के हाथों में गई और भगत सिंह की आज़ादी में जो भूमिका थी उस भूमिका को नेहरू ने कमतर बताया, जितना शायद बताना चाहिए, जितना स्प्रेड होनी चाहिए, जितनी सड़कें या जितनी परियोजनाएं नेहरू ने अन्य नामों से की, भगत सिंह के नामों से कम की गई। आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई ख़ास बात है। मतलब नाम क्या है, मतलब बहुत सारे भगत सिंह के नाम पर इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं। मतलब ये ओवरऑल कई सारे लोगों का ऐसा, कम्युनिस्टों का भी ऐसा है कि कम्युनिस्टों ने तो खुद भुला दिया था। हाँ, कम्युनिस्टों ने तो भगत सिंह को याद किया है बहुत बहुत लेट। कम्युनिस्टों ने तब याद किया जब भगत सिंह का सेलिब्रेशन ML के लोग करने लगे, जो हिंसा में विश्वास रखते थे, नक्सल लोग। ये शायद सबसे ज़्यादा इनकी भूल रही कि ये अपनी लेगेसी को सही तरीके से दिखा नहीं पाए। उसके बाद कम्युनिस्ट लोगों ने ऑफिशियली बात करनी शुरू की। तो वो तो मोटे तौर पे सर, जितने नाम कांग्रेस की सरकारों में, जितनी परियोजनाएं, जितने विश्वविद्यालय, जितने हॉस्पिटल्स, जितने बांध, सड़क और बड़े बड़े संस्थान, कांग्रेस के जो मेन आइडियोलॉजिकल लोग हैं, चाहे वो गांधी हुए, नेहरू हुए, चाहे वो बाद में राजीव और इंदिरा हुए, इनके नाम पर है। उतना भगत सिंह का एक्चुअली पहली बात तो ये है कि भगत सिंह का कांग्रेस पार्टी से तो कोई लेना देना था नहीं। हाँ, he was not a party man। जो दूसरा, वो बहुत जल्दी 1931 में चले गया वो आदमी। आज़ादी तो मिली आपको कितने वर्ष बाद, उसके बाद तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भुला दिए गए क्योंकि वो बहुत शुरू में चले गए। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप ये है कि जितना याद किया जाना चाहिए था, जितना समाज में उनको दिखाया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिखाया गया। हो सकता है। मुझे इससे कोई वो नहीं है। मैं वो चाहता भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि भगत सिंह के विचारों को याद रखिए। भगत सिंह के नाम पर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, नहीं है, रोड है कि नहीं है, उससे मुझे क्या लेना देना भाई। बात यह है कि आप भगत सिंह को याद नहीं करते, भगत सिंह के विचारों को याद नहीं करते। आरोप तो ये भी है कि भगत सिंह के विचारों को छिपाने की भी कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, उन्हें क्रांतिकारी का दर्जा नहीं दिया बहुत हद तक। क्रांति का दर्जा हमें नहीं चाहिए किसी से भाई, वो तो क्रांतिकारी है ही है। वो तो दर्जा क्यों है, दर्जा में कागजों में की क्या ऑफिशियली दर्जा थोड़ी चाहिए, ये कोई पद्मश्री है, क्या करना है। वो तो बेकार का सवाल है। मतलब क्रांतिकारी का दर्जा किसी से क्यों मांगा जाएगा भाई। अब ये कांग्रेस या बीजेपी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी भगत सिंह को क्रांतिकारी बताएगी तभी क्रांतिकारी होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो बेकार का सवाल है। अच्छा, सबसे ज्यादा भगत सिंह के चेहरे का गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है?
क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर दूं, बीजेपी भी उन्हें एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में पोर्ट्रे करती है और कम्युनिस्ट करते ही हैं, कांग्रेस के लोग भी बहुत हद तक हाँ। इस्तेमाल करते हैं। तो गलत आम आदमी पार्टी करती है अब तो आम सब आदमी ज़्यादा। पार्टी खुल के कर रही है। हाँ। तो ऐसा है कि ये सब लोग जो करते हैं भगत सिंह की शहादत को सेलिब्रेट करते हैं, भगत सिंह की सेक्रीफाइस को सेलिब्रेट करते हैं, भगत सिंह की राष्ट्रवादिता को सेलिब्रेट करते हैं, बस। सबसे उनके उससे आगे नहीं विचारों जाते। से सबसे ज्यादा दूर आप किसे देखते हैं? बीजेपी तो सबसे दूर है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है के विचारों से, इसलिए वो भगत सिंह की कम बात करते हैं आजकल। पहले ज़्यादा करते थे, अब थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास हुआ है, कुछ मुझे जैसे लोगों ने लिखा है, कुछ और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कुछ उन्होंने पढ़ा होगा खुद जाके, तो देखा होगा कि भाई ये तो हमारा तो कोई दूर का अवस्था नहीं। ठीक ठाक हाँ, लिख तो दिया मैं तो लिख रहा हूँ वो साल से। जो दूसरा ये जो पिछले 6-7 साल में जो पूरा किसान आंदोलन वगैरह चला पंजाब वगैरह में, उसमें भी एक इशू आया है, भगत सिंह का जो एक रूप सामने निकल के आया, जो लोगों ने भगत सिंह के बारे में बात करनी शुरू की, उससे भी थोड़ा इनको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। लेकिन अकाली लोग हैं वो पगड़ी पहनाने में लगे हुए हैं। जो भगवंत मान अपने जैसे अपनी पगड़ी पहनते हैं ऐसी उसके सर पे पगड़ी बना दिया। सब अपने अपने कलर का, उनको हाँ, कोई तो भगवा कोई पहनाता है, कोई पीला पहनाता है, पहनाता कोई है, लाल पहना देता है। तो ये मतलब नहीं, ना लाल ना पीला। भाई जिस आदमी ने खुद अपनी ज़िंदगी में छोड़ दिया, भगत सिंह की जो पहचान है वो तो वो कैप है ना, वो भगत सिंह की आखिरी पहचान है, आखिरी फ़ोटो, आखिरी मेमोरी भगत सिंह की वो है, वही हमें याद रखनी चाहिए, उससे हम क्यों भागते हैं। और भगत सिंह तो एक धार्मिक थे भाई, भगत सिंह तो एक बड़े धार्मिक परिवार में पैदा हुए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता, आर्य समाज, उनका परिवार आर्य समाजी था? ये ऐसा एक लौता गिना चुना सिख परिवार होंगे जो आर्य समाजी हैं। ये आर्य समाजी सिख थे, और इनके दादा अर्जुन सिंह, उनके पिताजी सरदार किशन सिंह, ये सब आर्य समाजी थे। भगत सिंह ने खुद लिखा है कि मैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था रोज़। किन बातों के बाद उनको लगा आघात और वो दूर होते चले गए? वो दूर हुए पढ़ के। उन्होंने पढ़ा समझा देखा। अच्छा, उनके परिवार वालों का विरोध था उनके नास्तिक होने से? नहीं, उनके परिवार वाले किसी तरीके के कोई नहीं, वो तो कि उनके जो चाचा थे अजीत सिंह, वो खुद नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन वो बड़े क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे, और उनका भगत सिंह के जीवन पर पहला इम्पैक्ट तो अजीत सिंह है, जो पहला फार्मर्स प्रोटेस्ट पंजाब में लीड किया 1906-7 में। तो वो एक बड़ा असर है। आपने उनके कई परिवार के लोगों से भी मिले हैं आप, बहुत। कुलतार सिंह से मिले। कैसे बिल्कुल। उनके परिवार में भी वो भावना है, वो जज्बा आपको दिखा कि वो वाली जज्बा है? बिल्कुल। अब अभी ये देखिए ना, कुलतार सिंह तो खैर चले गए बहुत साल पहले। ये हैं जनरल शरनान सिंह, उनके कुलतार सिंह के बेटे हैं। नहीं, ये रणवीर सिंह, रंजीत सिंह के बेटे हैं। अच्छा, एक भाई के बेटे हैं, 4 अच्छा। भाई। पाकिस्तान में जो इनका जो पैतृक घर था, वहाँ क्या स्थिति है अभी? वो बहुत बड़ा वेल मेंटेन्ड है। वो उस घर के अंदर उन्होंने बाकायदा उसको म्यूजियम बना रखा है। पाकिस्तान की सरकार संरक्षण देती है? हाँ, वो प्राइवेट है, वो तो जो परिवार के पास जो घर है, अच्छा, जिन्होंने वो घर खरीदा, लोगों का सम्मान है वहाँ पे? बहुत बड़ा सेक्शन है जो सम्मान करता है। और अभी एक किताब अभी आई थी 2-3 साल पहले, और उन्होंने लिखा कि भाई वो बहुत सारे सिख इंग्लैंड से जाते हैं, और वो उनसे परिवार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ये घर हमें भेज दो। अच्छा। तो वो कहते हैं, लोग साफ तौर से कहते हैं कि साहब बेचने का तो सवाल ही नहीं है, ये तो हमने सम्मान के लिए रखा हुआ है। आपने कभी जाने की कोशिश की वहाँ पे? मैं वहाँ नहीं जा पाया, क्योंकि वीज़ा वहाँ पे बहुत मुश्किल मिलता। लाहौर जाता हूँ, 2-3 बार गया हूँ पहले भगत सिंह। लाहौर से बंगा लाहौर से थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर है। आपने कोशिश की जाने की? कोशिश की, ये वीज़ा नहीं इन्होंने दिया ना, ये क्योंकि पाकिस्तान का वीज़ा तो उसके हिसाब से मिलता है ना, शहर के हिसाब से। अच्छा, शहर के हिसाब से मिलता है। आप लाहौर जा रहे हो तो बंग नहीं जा सकते? नहीं, चोरी से चले जाएँ तो बात और है, लेकिन ये कि वो हम जैसे लोग नहीं करते ये काम। तो आपको हिंदुस्तान में ऐसे ही है, यहाँ पाकिस्तानी जो आएगा उसको
शहर का वीज़ा मिलता है, शहर के हिसाब से। अच्छा, तो उनका परिवार, आप किन-किन उनके परिवार के किन-किन सदस्यों से मैं आपकी मुलाकात हुई? जैसे एक सरदार कुलतार सिंह से मिला, और अपने उनके दोस्त शिव वर्मा से भी आप मिले, मैंने शिव जो वर्मा से मिले, कानपुर में शिव मिले। वर्मा बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति रहे। हाँ, बिल्कुल, यशपाल बिल्कुल। उनके मित्र थे। यशपाल उन्होंने यशपाल तो से मुलाकात नहीं हुई मेरी। मनमोहन नाथ गुप्ता से मिला, जयदेव कपूर से मिला, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद से मिला, कॉमरेड रामचंद्र कौन हुआ करते पैसिनेट थे। करता था जिससे बात करके वो भगत सिंह का वो एरा पूरा याद आ जाता हो, या फिर आपके हाँ। लिए एक मेमोरेबल क्षण रहा हो कभी? शिव वर्मा सबसे शिव वर्मा है ना? शिव वर्मा। तो वो तो बात क्या कोई ऐसे किस्से उनके हाँ, जो वो तो ज़ाहिर है कि मेरी मुलाकात भी मुझे अभी कब की बता रहा हूँ, 1979-78 में मिला हूँ मैं, आज की बात है। अच्छा, हाँ, काफी जब पुराना। मैं काम शुरू किया था भगत सिंह पर, क्योंकि ये किताब बहुत बाद में आई, तो मैंने अपनी काम तो मैंने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था ना, मैंने छापा नहीं था इसको, क्योंकि मैं फिर और चीज़ में लग गया 25-28 साल। तो वो तो पुराना वो था, वो बहुत सारी चीज़। जब मनमोहन नाथ गुप्ता निज़ामुद्दीन ईस्ट में रहते थे, तो मैं उनके घर जाता था, और एक बड़ा मुझे दुख है आज तक कि मैंने एक क्वेश्चनर दिया था उनको अपने काम के सवाल पूछने के लिए, तो उन्होंने मुझे हाथ से लिख के उसके जवाब दिए थे। अब वो मुझसे मिसप्लेस हो गया। बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग थी उनकी, उन्होंने मुझे सब सवालों में जवाब दिए। बहुत दिन तक रहा मेरे पास, वो मैंने यूज़ भी किया किताब में। आपके हिसाब से आज़ादी का 3 नायक आप किसे मानते हो? 3 अगर नाम लेने हो जिसकी भूमिका आज़ादी में रही है और नए लोगों को उन्हें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। देखो, ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। हमारी जो आज़ादी का आंदोलन है ना, वो एक मल्टी स्टारर फिल्म की तरह था, जिसमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे। तो किसी भी 2 को, 3 को, 4 को नाम लेके कहने से बाकी लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो मुझे उस चीज़ को मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ तो हमारे सामने है ना, जिसमें ज़ाहिर है कि गांधी नंबर 1 है। कौन? गांधी है, गांधी उसमें है। नेहरू हैं, पटेल हैं, सरदार भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मेरे लिए मौलाना आज़ाद है। आपने बुक भी लिखी है। हाँ, मौलाना आज़ाद पर लेटेस्ट वाली हुई वही है। तो ये तो मेन जो बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं। लेकिन इनके अलावा और बहुत सारे लोग थे। अच्छा, स्टेट लेवल पर, छोटे लेवल पर, जिले लेवल पर काम करते थे। बहुत सारे लोग जिनके नाम दब गए, जिनके नाम, ज़ाहिर है कि इतना बड़ा मुल्क है, उसमें सबके नहीं आ पाते, संभव नहीं है। अच्छा, 3 ऐसे सर, क्योंकि ये मेरी पर्सनल जिज्ञासा है आपसे जानने की, 3 ऐसे नाम जो भी वर्किंग हो, 3 नेता आज के हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पर तो मेरे लिए नेहरू है। नहीं सर, अभी वर्किंग लीडर जो इस समय काम कर रहे हैं, इस समय जो काम कर रहे हैं, इसमें तो यार क्या, फिर भी कम बुरा आप 3 नाम लेना चाहें तो कौन? आज के लोगों का नाम क्यों ले आ रहा है यार? ये आजकल तो कोई बचा ही नहीं। आपको लगता है कि होप हल्की सी दिख रही है इस आदमी से, ऐसा कुछ? क्योंकि हमें तो आज के दौर के हिसाब से चीज़ों को इवैल्यूएट करना है। अब हम कहाँ से नेहरू लाएंगे, कहाँ से भगत सिंह लाएंगे? नेहरू की लाने जरूरत नहीं है, उनके विचारों को लाइए ना। अब तो वो शख्सियत भी नहीं है आज के दौर में। जो ऑप्शंस हैं, अगर उन पर विचार किया जाए, या जो लोग तैयार हैं उनमें अगर नाम लिया जाए, क्योंकि आपकी ये जो बात होगी, ये मुझे लगता है दूर तक जानी चाहिए, अगर कुछ आपको लगता है तो। आज की जो लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी के से आप ले लीजिए, जाहिर है कि वो लोग जो जोड़ तोड़ की बात करते हैं, धर्म और जाति के नाम पर तोड़ने की बात करते हैं, उनसे तो मेरा फासला हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। वो लोग, जैसे आज राहुल गांधी एक इमर्ज होके आया है, आप यात्रा में भी शामिल हुए थे। तो मैं कुछ दिन पहले, मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी जैसे हालात थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात में कुछ तब्दीली आई है। उस तब्दीली से ये क्या होप लगता है आपको? ये महसूस कर सकते हैं कि शायद कुछ बदलाव आए। किस नाम के लिए जाए, बहुत सारे लोग हैं। मैं 3 बुक कौन से सजेस्ट करेंगे आप? मैं एक तो सबसे जो मैं आजकल सबको सजेस्ट करता हूँ, और
आपको भी पढ़नी चाहिए। एक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद पर किताब अभी आई थी साल 2 साल पहले, गोविंद कृष्णन की। किसकी? गोविंद कृष्णन ओके। एक नौजवान है, और मलयाली है, बेंगलोर बेस्ड जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वगैरह। लेकिन ये किताब बड़ी मोटी सी किताब है, ओके। बहुत खूबसूरत किताब है। पूरी स्वामी विवेकानंद का मेरा तो नज़रिया ही बदल गया, अच्छा। क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद को उससे पहले पढ़ा नहीं था, और ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके बारे में मुझे इसका प्रमोशन लिखना था किताब का। जब पब्लिशर्स ने मुझे भेजा, तो उसमें जब पढ़ना शुरू किया तो प्रमोशन के लिए मुझे इंट्रोडक्शन काफ़ी था, 100 वर्ड लिखने होते हैं। लेकिन फिर वो मैंने पढ़ी और फिर पढ़ता गया, पूरी किताब पढ़ी। ओके। और तो इसलिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और आज के हिंदुस्तान में उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के साथ जितनी ज़्यादती हुई है, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है उनके विचारों का, उनके विचारों का, बिल्कुल जो स्वामी विवेकानंद तो बिल्कुल अलग है। वो तो आदमी, मतलब वो आदमी वो है ही नहीं जिस तरह से हम उसको देखते हैं। ये वो बहुत बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना। ओके। दूसरी किताब मेरी है, मौलाना आज़ाद, वो पढ़नी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, किसी और ने भी लिखी होती, उसको भी पढ़ना चाहिए था। क्योंकि आज की राजनीति में, आज के हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो भाईचारे की बात करते थे, जो इस्लाम को भी एक अलग नज़रिए से देखते थे। इस्लाम को एक ऐसा मज़हब नहीं देखते थे कि इस्लाम जो है वो सबसे ऊपर है, वो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में देखते थे। तर्जुमानुल कुरान लिखा, उसमें ये इस्लाम को उन्होंने हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म और एथिज़्म सबको एक पायदान पे रखा। बहुत सारे लोग ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि मुसलमानों के नेता थे। हाँ, वही जिससे उनको खुद एतराज़ था। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूँ, अगर आप मुझे मुसलमानों को लीडर बनाते हो तो मुझे तो मुस्लिम लीग के साथ होना चाहिए था, मैं कांग्रेस में क्यों हूँ, ये उन्होंने खुद कहा। तो जो लोग मुसलमानों को लीडर बनाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो आदमी, उस आदमी ने मुस्लिम लीग को जिना के इम्पोर्टेंट होने से पहले मुस्लिम लीग को पहचाना। जिना तो प्रॉपर्ली पैदा भी नहीं हुए थे मुस्लिम लीग के अंदर, उससे पहले 1920s में जब जिन्ना बिल्कुल गायब थे। जिन्ना तो 1930s में आके इम्पोर्टेंट होते हैं मुस्लिम लीग में। उस वक्त तक तो तीसरी बुक सर कौन सी सजेस्ट करेंगे आप? तीसरी बुक, एक तो सरदार पटेल पर एक किताब आई है बड़ी अच्छी, उर्वेश कोठारी की किताब है, अच्छी छोटी सी किताब है लेकिन बड़ी अच्छी है। अच्छा, हाँ। ओके। 3 जर्नलिस्ट आप जिसे चाहते हैं कि इन्हें सुना जाना चाहिए या पढ़ा जाना चाहिए? आज के हिंदुस्तान में तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मेरा रवीश कुमार है। आपको, क्योंकि एक ऐसा आरोप लग रहा है लोगों पे, जब तक वो टीवी पे थे, टीवी से शिफ्ट होने के बाद वो थोड़े से ज़्यादा टिल्ट हो गए हैं, थोड़े से उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो टुवर्ड्स बायस हो रही हैं, हो ज़्यादा हो गई हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। बायस पता नहीं, मैं तो इतना गौर से नहीं सुनता हूँ, सब देखता, टाइम भी नहीं होता है। ओके। एक तो आपने रवीश को बताया, दूसरा अजीत अंजुम है, वाजपेयी हैं। हाँ, अब ये सब हैं। अब या कोई ऐसा जो लिखता हो, जो जिसको आपको लगता लिखने है वाले तो आजकल अब जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन वो तो हमारे जैसे प्रताप भानु मेहता है। ओके। प्रताप भानु मेहता इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कॉलम, तो अच्छा, अरे वो पत्रकार नहीं है, लेकिन वो एक विचारक है, राजनीतिक विचारक है, अच्छा लिखता है। आप टीवी देखते हो? ना, अब तो कई साल से नहीं देखा। कभी कोई यूट्यूब चैनल? हाँ, वो देखते हैं कभी शाम में। किसे आप पसंद करते हो? अब हम जो नाम तुमने लिए वो सब देखते हैं। अभिसार शर्मा, कुछ अभिसार को देखते हैं, कुछ बड़े लाइट किस्म के वो हैं जो सटायर पर काम करते हैं, जैसे पौरुष शर्मा है। हाँ, वो 10-12 मिनट का होता है, मतलब ऐसा जरा लाइटर वेन। तो आपको ठीक लगता है कि एक अल्टरनेटिव बन चुका है सोशल मीडिया आज के दौर में? तो बिल्कुल 100% ये अच्छा है, क्योंकि हमें तो हम मिस ही नहीं करते टीवी को। जब आप टीवी को मिस नहीं करते, इसका मतलब ये आपको टीवी की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और हम जैसे बहुत हैं। सर, आप अपनी 3 पसंदीदा पिक्चरें बताएं, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे।
यार हमारे पुरानी पिक्चरों, नई तो मैं देखता नहीं हूँ। कोई जो आपको पसंद है बहुत और तो वो बच्चों को या नई जनरेशन को देखनी चाहिए। एक तो गुरुदत्त की फिल्म थी, अरे जो क्लासिक फिल्म है अच्छा, गुरुदत्त की। नई पिक्चरें देखते हैं आप? नई पिक्चरें नहीं देखते यार, नई पिक्चर हमने लास्ट टाइम आपने कब कौन सी मूवी देखी? सिनेमा हॉल में तो पिक्चर देखी नहीं। कोई ऐसी मोबाइल में, टीवी में, ऐसे कुछ? टीवी में एक सिनेमा हॉल में लगान देखी थी। अच्छा, अच्छी और लगी थी वो? हाँ वो अच्छी लगी थी। और पीके कैसी लगी? पीके अच्छी थी। हाँ अच्छी लगी? पीके अच्छी थी। और थोड़ा सा ओवरडिड, मतलब कुछ चीज़ें अवॉइडेबल थी जो कर सकते थे, लेकिन चलिए मतलब एंटरटेनिंग फिल्म थी। आमिर खान की मूवीज कैसी लगती हैं आपको? हाँ अच्छी लगती है बिल्कुल। अच्छी लगती हाँ हैं? बिल्कुल। उसकी दंगल और ये सारी हाँ नहीं मूवीज? मैंने देखी नहीं, दंगल नहीं देखा, फिल्में नहीं देखे। तो कौन एक तो मूवी जो आप सजेस्ट करें जो हम आपको बहुत पसंद है, आपको मुझे लगता है मुझे कि ये अच्छी मूवी है? पुरानी तो बहुत सी फिल्म है भाई। अरे तो अब जागते रहो इतनी खूबसूरत पिक्चर हुआ करती थी, बड़ी छोटी सी पिक्चर थी। और राज कपूर की फिल्म, पुरानी फिल्में हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में हैं, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट वाली फिल्में हैं। तो और मतलब अब आज के ज़माने में तो फिल्मों का कोई मतलब क्या करें, हम तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, हम तो आप अपने जब सीरियल इतनी इंटेलेक्चुअल्स काम करते हो, आपको बहुत आपके माइंड पे प्रेशर होता होगा इसको रिलीज करने के लिए, थोड़ा एंटरटेन करने रिलीज के लिए। करने के लिए हम देखते हैं इस तरह की, जैसे वो है पंचायत, वो वेब हमने देखा। सीरीज हाँ वेब सीरीज वो अच्छी देखा लगी? हमने, पूरी बहुत बड़ा अच्छी है। ठहराव है उसमें। हाँ वो देखा हमने, अच्छा, वो बहुत अच्छी है। और क्या फिर देखा? वो देखा दूसरी एक और वेब सीरीज है, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, वो बहुत अच्छी है। एक मतलब ये सब अच्छे काम हो रहे हैं, तो इसमें कुछ अच्छा भी देखने को मिलता है। आपको सबसे ज्यादा रिलैक्स क्या करता है? कौन सी चीज आपको बहुत दिमाग को आपको रिलीफ देती है, आपके दिमाग? मेरा मेन चीज़ है, इफ़ आई फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, ओके, बस तो वही है। वो आपका जो काम ही है, हाँ बस वो वही है, आपको स्ट्रेस नहीं, आपको रिलीफ देता है। बस वो स्ट्रेस नहीं है उसमें, क्या हाँ। स्ट्रेस। बिल्कुल। ओके सर, स्ट्रेस थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए। सर कैसा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप शेयर कर दो सर, कैसा लगा नहीं बड़ा आपको? अच्छा लगा, और क्योंकि बड़ा ये आमतौर से इतने रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल मौके कम होते हैं बातचीत के, तो अच्छा लगा। और आगे भी कभी मौका होगा बात करेंगे। डेफिनेटली सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।